नमस्कार साथियों। वेदांत संस्थान के इस कक्षा में आपका स्वागत है। ठीक है। आज इस ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे आरटीई की 2009 की जो अनुसूची है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने आरटीई के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आरटीई 9 की 2000 अनुसूची। ठीक है। अनुसूची किसकी है आपको ये याद रखना है। आरटीई आरटीई 2009 ये पूरे देश में लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो जाता है। उसके साथ ही ये अनुसूची भी जो है लागू हो जाती है। इस अनुसूची की जितनी भी मेन बातें हैं वो सारी मैं बात करूँगा। जो मानक हैं उनके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बात करता हूँ वो है शिक्षकों की संख्या के बारे में। ठीक है। शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की इस संख्या के बारे में बात करेंगे। अब शिक्षकों की संख्या जो है विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा जो है दो स्तर पर है। एक है कक्षा 1 से 5 तक और एक है कक्षा 6 से 8 तक। कक्षा 1 से लेकर 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक है ना। कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यालय हैं उनमें जो शिक्षकों की संख्या है वो कितनी होगी, किस आधार पे होगी, वो हम देखते हैं। देखिए, 1 से लेकर यानी 0 से लेकर जो 60 तक अगर शिक्षक होंगे, ठीक है, 0 से लेकर 60 तक, अगर वहाँ पर क्या है, बालक हैं, बालक बालिकाएं कुछ भी हो सकते हैं, तो शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो शिक्षक होंगे यहाँ पर 2 शिक्षक। कितने शिक्षक होंगे? 2 शिक्षक होंगे। अगर विद्यालय के अंदर जो विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 5 तक है और उसमें जो विद्यार्थियों की संख्या जो है 0 से लेकर 60 तक है, तो वहाँ पे शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगर यही शिक्षकों की संख्या जो है जो 60 से लेकर 90 तक हो जाए, तो यहाँ पे शिक्षकों की संख्या कितनी हो जानी चाहिए? 3 हो जानी। शिक्षक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है। और अगर यही जो संख्या है 120 तक पहुँच जाए, ठीक है, यानी कि 90 से लेकर 120 तक पहुँच जाए, ठीक है, तो शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 शिक्षक हो जाएंगे। कितने शिक्षक हो जाएंगे? 4 शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे होंगे जहाँ पे ये संख्या 120 से भी ऊपर जाएगी, 150 भी टच करेगी, 200 भी टच करेगी। ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगी? अगर जो शिक्षकों की जो बालकों की संख्या है, ठीक है, वो जो है 121 से तो ज़्यादा है और 200 के बीच में है। 1 से 21 तक तो ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर ये हो 121 से लेकर 200 के बीच में हो, है ना, के मध्य हो, के मध्य जो है वो बालक हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो शिक्षकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? वो 5 हो जाए। कितनी हो जाएगी भाई? 5 शिक्षक यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। 5 शिक्षक इसमें हो जाएंगे। लेकिन अगर यही संख्या 150 के बालकों से अधिक हो, है ना, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यदि बालकों की संख्या जो है 150 प्लस है, 150 प्लस बालक हैं, 150 से ज़्यादा बालक हैं, तो शिक्षक कितने हो जाएंगे? 4 + 1 हो जाएंगे। अब ये जो एक होगा ये कौन होगा? हेड मास्टर हो जाएगा। हेड 1 + 4 + 1 क्या हो जाएगा? हेड मास्टर हो जाएगा। लेकिन यही जो संख्या है 200 से ऊपर हो जाए, ठीक है, अगर बालकों की संख्या जो है 5 + 1 हो जाएगी, 150 से ऊपर, है ना, एक हेड मास्टर लगाना जरूरी होगा। ठीक है। हेड मास्टर लगाना आपको यहाँ पे जरूरी होगा। 5 + 1, 150 से ऊपर होते ही, 150 से ऊपर होते और 200 के बीच में रहेंगे तो शिक्षक तो 5 चाहिए ही चाहिए, लेकिन 150 होते ही आपको एक हेडमास्टर भी मिल जाए। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये बालकों की संख्या है अगर 200 से अधिक हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा? ठीक है। उस स्थिति में 200 से अधिक होने पर, 200 से अधिक होने पर, जो शिक्षकों का अनुपात है ना, वो कितने अनुपात पर रहेगा? 40 पर 1 रहेगा। 40 से 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 40 के अनुसार यानी कि यहाँ पे कुल कितने शिक्षक हो जाएंगे? 5 शिक्षक प्लस 1 संस्था प्रधान हो जाए। 5 शिक्षक प्लस 1 संस्था प्रधान हो जाएगा, यानी 40 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, को छोड़कर
ठीक है, कितने शिक्षक होंगे? 40:1 छात्र शिक्षक अनुपात होगा। छात्र छात्र शिक्षक अनुपात अनुपात होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो आपको मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। देखिए पहला पॉइंट, ठीक है, पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वह क्या है कि 120 तक, है ना, 120 तक 4 शिक्षक होंगे, यानी कि संस्था प्रधान नहीं होगा, शिक्षक होंगे, ठीक है, और किस अनुपात पर? 30:1 पर, 30:1 पर, 30:1 पर, यानी 30 तो जो है विद्यार्थी होंगे और एक शिक्षक होगा, ठीक है। 150 बालकों पर एक संस्था प्रधान होगा, एक संस्था प्रधान होगा, एक संस्था प्रधान होगा, ठीक है। 121 से 200 तक बालक पर कुल 5 शिक्षक होंगे, पर कुल 5 शिक्षक होंगे। ये तो शिक्षक होंगे, संस्था प्रधान तो 150 होते ही हो जाएगा, शिक्षक होंगे। मतलब अगर विद्यालय में बालकों की जो संख्या है, स्टूडेंट नंबर है, वो 150 को टच कर गया तो डेफिनेटली वहाँ पे हेडमास्टर की पोस्ट क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। संस्था प्रधान की जो पोस्ट है वो हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ जी भाई, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, समझिए इस चीज़ों को, ठीक है। और अगर बालकों की संख्या 120 से ऊपर चली जाए या 121 से, है ना, 121 से जो है 200 के बीच में होगी, ठीक है, 121 से लेकर 200 तक होगी तो जो है बालकों का जो शिक्षकों का अनुपात कितना हो जाएगा? 40, है ना। मतलब 5 शिक्षक तो होंगे होंगे और संस्था प्रधान तो आएगा ही आएगा। मीन्स ये हुआ कि 200 से कितने भी ज़्यादा हो जाए तो 40 पर एक शिक्षक होना जरूरी हो। ये तो थी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय के बारे में। लेकिन जब बात करें हम कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के, अगर आपको समझ नहीं आए तो एक बार आप फिर से इसको देखिएगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बारे में। जो विद्यालय हैं कक्षा 1 से 8वीं तक के, कक्षा 1 से 8वीं तक, कक्षा 1 से 8वीं तक है, उसमें शिक्षकों की क्या स्थिति है? देखिए नॉर्मली अगर हम बताएं, अगर कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक है, उसके अंदर प्रति कक्षा के अंदर क्या होगा? एक से एक शिक्षक होना जरूरी हो गया। मतलब कि एक कक्षा पर एक शिक्षक चाहिए और वो जो है सब्जेक्ट के अनुसार है। प्रति कक्षा एक शिक्षक अनिवार्य रूप से चाहिए, एक शिक्षक अनिवार्य रूप से चाहिए, अनिवार्य रूप से चाहिए। प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक अनिवार्य रूप से होगा। मतलब 1 से लेकर 8 तक हो गए तो 8 शिक्षक तो यहाँ पर कैसे हो गए? कंप्लीट ही हो गए। 8 शिक्षक तो मिनिमम ही हो जाते हैं, ठीक है। 8 शिक्षक से हमको ज़्यादा इसमें और देखने पड़ेंगे जो सब्जेक्ट के अनुसार होंगे। एक सब्जेक्ट का एक जो सब्जेक्ट का शिक्षक होगा, जैसे गणित का एक होगा, अंग्रेजी का एक होगा, विज्ञान का एक होगा, सामाजिक विज्ञान का जो होगा उसका भी एक होगा, ठीक है। इसमें एक शिक्षक किसका होगा? एक तो होना चाहिए गणित व विज्ञान का। एक शिक्षक किसका होना चाहिए? सामाजिक अध्ययन का, सामाजिक अध्ययन का। और एक शिक्षक किसका होना चाहिए? भाषा को होना चाहिए। एक शिक्षक किसका होना चाहिए? भाषा कौन कौन सी है? हिंदी भाषा का शिक्षक होना चाहिए, है ना।
अंग्रेजी भाषा का शिक्षक होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा का शिक्षक होना चाहिए। और कौन सी भाषा का होना चाहिए? संस्कृत भाषा का जो है शिक्षक होना अनिवार्य है। तो इस तरह से ये हमारे पास पूरे शिक्षक हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो शिक्षकों की संख्या है वो कक्षा रूम के अनुसार भी बात की जा रही है। ठीक है, ये शिक्षकों की संख्या है। ठीक है, जहाँ तक हो सके, ठीक है, 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया हो तो वहाँ पर अगर 100 से जो शिक्षक ज़्यादा हो, स्टूडेंट ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक शाला प्रदान लग जाएगा। ठीक है, 100 से ज़्यादा बालक के, कक्षा 1 से नहीं 6 से 8 हो गया सर ना, 6 से 8 इस पर, 6 से 8, 6 से 8 तक है ना। तो उससे ज़्यादा बालकों के प्रवेश पर एक संस्था प्रदान होगा, एक संस्था प्रधान होगा, एक संस्था प्रधान होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जहाँ पे प्रवेश है वहाँ पे संस्था प्रदान होगा। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे एक जो होगा अंशकालिक शिक्षक होगा, कला शिक्षक होगा, कार्य SCPW वाले शिक्षक होते हैं, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा वाले शिक्षक होंगे। ठीक है, होने पर तो से एक तो संस्था प्रदान होगा। संस्था प्रदान के अलावा, संस्था प्रदान के अलावा, ठीक है, संस्था प्रदान के अलावा क्या क्या होगा वहाँ पे, एक जो होगा अंशकालिक शिक्षक होगा, है ना, निम्नलिखित के लिए, है ना, निम्नलिखित 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 के लिए अंशकालिक शिक्षक होगा, निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक होंगे, अंशकालीन यानी पार्ट टाइम शिक्षक होंगे होंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 काम जो है आपको याद रखने हैं। एक है कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा। कला शिक्षा के लिए जिसको SCPW भी बोलते हैं। दूसरा है सामाजिक एवं, ठीक है ना, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा। तीसरा है उसमें कार्य शिक्षा। इनके लिए इतने शिक्षक होंगे। अब बात की जाए इसके अनुपात के बारे में। ठीक है, तो इसका जो अनुपात है वो कितना होगा, 35/1 होगा। ठीक है, 35/1 होगा। शिक्षकों का अनुपात जो अपर प्राइमरी में है उसमें क्या होगा, शिक्षकों का अनुपात 35/1 होगा। ये भी आपको मेमोराइज रखनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले अध्याय पे। अनुसूची की जो अगली चीज़ है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। फिर बात करते हैं हम भवन, जो स्कूल का जो भवन है उसके क्या मापदंड है। ठीक है, उस भवन में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। भवन के मापदंड, भवन के माप, भवन के मापदंड क्या होंगे। ठीक है, भवन के मापदंड में क्या है, सबसे पहले तो प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधान, अध्यापक कक्ष होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक शिक्षक के लिए, प्रत्येक शिक्षक के लिए एक एक कक्षा, कक्ष और प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक
और प्रधानाध्यापक या अध्यापक कक्ष एक कार्यालय लिख सकते हो आप, सह भंडार लिख सकते हो, सह प्रधान सह प्रधान अध्यापक लिख सकते हो, और एक कार्यालय सह भंडार सह अध्यापक अध्यापक कक्ष होना चाहिए, कक्ष होना चाहिए ना चाहिए। ठीक है। पहुंच कैसी होनी चाहिए? सुगम होनी चाहिए। ठीक है। पहुंच कैसी होनी चाहिए? सुगम होनी चाहिए। सुगम होनी चाहिए। पहुंच कैसी होनी चाहिए? सुगम होनी चाहिए। ठीक है। पृथक पृथक शौचालय होने चाहिए। पृथक 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 किसके लिए? लड़के लड़कियों के लिए ना, बालक बालिका के लिए। लड़के लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए शौचालय होने चाहिए। पृथक पृथक शौचालय होने चाहिए। ठीक है। सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा होनी चाहिए। सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा होनी चाहिए। पेयजल सुविधा होनी चाहिए चाहिए। ठीक है, ये सुविधा होनी चाहिए। रसोई घर होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। सुरक्षा प्राचीर होनी चाहिए। रसोई घर खाना पकाने के लिए, रसोई घर। ठीक है। खेल का मैदान होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए। और आठवीं जो है मापदंड क्या है? वो सुरक्षित दीवार होनी चाहिए। चारों बाउंड्री वॉल होना जरूरी है, सुरक्षित दीवार जो है होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो हमारे बालक हैं वो उनको कोई भी बाहर से आके नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। तो ये दीवार भी होना जरूरी है, सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है शैक्षणिक कार्य घंटों। शैक्षणिक कार्यों का जो समय है वो क्या होगा, किस शिक्षक के लिए, कितने शिक्षकों के लिए कितना होगा। ठीक है। तो एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों या शिक्षक घंटों की न्यूनतम संख्या। एक शैक्षणिक एजुकेशन ईयर, शैक्षणिक एक एक शैक्षणिक है ना, शैक्षणिक एक शैक्षणिक वर्ष, एक शैक्षणिक वर्ष, एक शैक्षणिक वर्ष में, एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों, वर्ष में कार्य दिवस की बात करते हैं पहले, कार्य दिवस एक शैक्षणिक वर्ष में, यानी कि जो एक एजुकेशन ईयर चलता है जो कि जुलाई से लेकर अप्रैल तक चलता है, 30 जून तक चलता है या 30 अप्रैल तक चलता है, जब तक कि एग्जाम्स और रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक 15 अप्रैल तक चलता है। उस समय तक कितने जो है काम होंगे, कितने दिन जो है कार्य किया जाएगा। यदि कक्षा 1 से 5वीं तक है तो 1 से 5वीं तक के विद्यालय के लिए 200 कार्य दिवस, 200 कार्य दिवस होंगे। ठीक है। और कक्षा 1 से ले और 6 से 8वीं तक के लिए विद्यालय के लिए जो कार्य दिवस कितने हैं? 220 कार्य दिवस के 220 कार्य दिवस होंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर शैक्षणिक कार्य जो है वर्ष में बात की जाए कितने घंटे काम करेंगे,
कक्षा 1 से 5वीं, ठीक है। 1 से जो 5 तक के विद्यालय हैं उसके लिए जो शैक्षणिक घंटे हैं, के लिए शैक्षणिक आवर्स, शैक्षणिक घंटे यानी आवर्स, कितने घंटे काम करेंगे, तो 800 घंटे काम करेंगे। कितने, 800 घंटे, 800 घंटे, घंटे एक शैक्षणिक वर्ष में, ठीक है। शैक्षणिक घंटे कितने होंगे, 800। इसी तरह से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बारे में बात करें तो शैक्षणिक घंटे कितने माने जाएंगे, उसमें 1000, 1000 घंटे जो है स्कूलों को काम करना ही करना है, ठीक है। दिनों के बारे में बात किया जाए तो 200 दिन जो है स्कूल चलेगी 1 से लेकर 5वीं तक की, और 220 दिन स्कूल चलेगी 6ठी से लेकर 8वीं तक। एक साल के अंदर 800 घंटे की पढ़ाई कम से कम होनी चाहिए कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की, और 6 से लेकर 8वीं तक में 1000 घंटे की जो है पढ़ाई होनी ही चाहिए, ठीक है। मतलब ये है, इतना पढ़ाई करना ही है। फिर बात आती है एक शिक्षक को जो है एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई करनी या पढ़ाई करानी है, कितने घंटे की तैयारी उसको करके चलनी है, ठीक है। न्यूनतम संख्या कितनी है, देखिए। शैक्षणिक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह, शैक्षणिक प्रति सप्ताह शिक्षक को प्रति सप्ताह शिक्षक को प्रति सप्ताह, ठीक है, 45 घंटे शिक्षण कार्य कराना, 45 घंटे शिक्षण कार्य करना अनिवार्य है। इसमें तैयारी का समय भी सम्मिलित है, तैयारी का समय भी सम्मिलित है, है। एक शिक्षक को एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, और अगर महीना देखो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप उसको जो कार्य दिवस होते हैं उसने आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर बात की जाए कि अध्यापक शिक्षण उपकर है, यानी कि कुछ भी ऐसे अलाउंडेंस हैं जो शिक्षक के लिए जरूरी होंगे तो वो कौन देगा, वो राज्य सरकार उसको प्रदान कराएगी। फिर एक और बात होती है पुस्तकालय के बारे में, ठीक है। पुस्तकालय मतलब प्रत्येक विद्यालय के अंदर एक पुस्तकालय होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रत्येक विद्यालय में एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय होगा, पुस्तकालय होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वहाँ पे पुस्तकालय शिक्षक भी होगा। वहाँ पुस्तकालय जो प्रभारी है उसका कार्यभार वहीं पर किसी एक शिक्षक को दिया जाएगा। पुस्तकालय के लिए अलग से शिक्षक की व्यवस्था RTE 2009 के अंदर नहीं करी गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसको जो है शिक्षक जो प्रभारी है वहीं पे जो कक्षा का शिक्षक होगा उसी को अतिरिक्त कार्यभार जो है इसका दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर बात एक और चीज़ आती है कि विद्यालय के अंदर टीचिंग के साथ साथ कुछ खेल गतिविधियां भी करनी होती हैं, लेकिन कोई भी खेल सामग्री के बिना अधूरा सा है, ठीक है। तो खेल सामग्री या जो कुछ भी ऐसी ऐड है जो प्ले ऐड है या खेल की सामग्री है, कीड़ा जो सामान है वो कौन देगा, ठीक है। तो वो सामान जो है वो राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा और समय समय पे जो है उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें तो केवल यही थी हमारे सामने, ठीक है। भवन के मापदंड आपके लिए काम में है। प्रत्येक शिक्षक के लिए जो मापदंड है कि एक शिक्षक के लिए एक कक्ष होगा और एक कार्यालय होगा जो सह भंडार भी होगा, सह अध्यापक भी और कक्ष भी होगा। पहुँच सुगम होनी चाहिए, मतलब
जो कि दुर्लभ बालक हैं या जो बालक विद्यालय की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उनके लिए रैम होनी चाहिए। ठीक है, सुरक्षित पृथक पृथक क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। एक कॉमन जो है वॉशरूम नहीं होना चाहिए। हाँ, एक वो कॉमन वॉशरूम हो सकता है जब वो स्कूल जो है कोएड नहीं है, यानी कि अगर वो केवल और केवल गर्ल्स स्कूल है या केवल और केवल बॉयज़ स्कूल है तो वहाँ पर एक शौचालय हो सकता है। सुरक्षित और पर्याप्त जो है पेयजल सुविधा होनी चाहिए, पानी की जो है अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। रसोई घर होना चाहिए क्योंकि मिड डे मील वहाँ पकती है, पोषाहार वहाँ पकता है। ठीक है, खेल का मैदान वहाँ होना चाहिए। सुरक्षित जो है दीवार होनी चाहिए। शैक्षणिक वर्ष में जो कार्य दिवस हैं 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए वो 200 दिवस का है और 6 से 8 के लिए 220 काम करना जरूरी है। 1 से 5 तक के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कितने घंटों की पढ़ाई होगी, 800 घंटों की जो है पढ़ाई वहाँ पे होगी। और यूपीएस में कितने घंटों की पढ़ाई होगी, तो यूपीएस में 1000 घंटों की पढ़ाई होगी। शिक्षक को प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करना या पढ़ाना जरूरी है, तो 45 घंटे जो है पढ़ाना उसको जरूरी है। इसमें से तैयारी का समय भी क्या है, सम्मिलित है। और प्रत्येक कक्षा के अंदर विद्यालय के अंदर एक पुस्तकालय होगा, लेकिन पुस्तकालय के लिए अलग से प्रभारी नहीं होगा। जो वहाँ पे जो शिक्षक होंगे उन्हीं को उनके अतिरिक्त जो है भार उसका दिया जाएगा पुस्तकालय का। शिक्षकों की संख्या के बारे में भी हमने बात कर ली है। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए जो शिक्षकों की संख्या होगी वो 60 पर 2 होंगी, 60 से 90 पे 3 होगी, 90 से 120 पे 4 होगी, 120 से 200 पे 5 हो जाएगी, लेकिन 150 होते ही उसमें एक संस्था प्रधान ऐड हो जाएगा। और 121 से 200 पर तो 5 शिक्षक हैं ही, 200 से अधिक होते ही उनकी जो संख्या है वो 40:1 पे चलेगी। यूपीएससी के अंदर जो है प्रति कक्षा के लिए एक शिक्षक होना अनिवार्य है, गणित विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, भाषा 3 में। ठीक है, और अनुपात कितना रहेगा, 35:1 रहेगा। और 100 से ज़्यादा बालक होने पर एक संस्था प्रधान वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अंशकालीन शिक्षक जो होंगे वो 3 तरह के होंगे, एक कला शिक्षा के लिए होगा, एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए होगा और एक कार्य शिक्षा के लिए होगा। ये संस्थान की बुक्स हैं जो पब्लिश हुई हैं। ये हिंदी व्याकरण की रचना की है, ये महिला एवं बाल अपराध की है। ठीक है, तो आप जो भी इस पुस्तकों को लेना चाहें वो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन पुस्तकों को आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो RTE 2009 जिसका पूरा नाम है निशुल्क एवं बाल अधिकार अधिनियम 2009 कंप्लीट होता है। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।